हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई ज्ञान अकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। वहाँ पे हमने एक कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो हमने छोड़ा था। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में कितने प्रकार होते हैं और उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जहाँ स्टूडेंट आप लोग जनरली आपसे कोई पूछा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉम टॉप, स्मार्टफोन। यदि एक सामान्य बच्चे से पूछा जाए तो वो यही बोलता है कि इतने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन साइंटिफिक रूप से हम देखें तो कंप्यूटर को एक थ्योरी बेस्ड मॉडल समझें, यदि परीक्षा में हमें लिखना है तो उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन से होते हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे। ये 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग जो दिखाई दे रहा है वो है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर, कंप्यूटर का जो काम होता है उस काम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार दूसरा जो था वो आकार के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर के जो साइज होते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर वही है लेकिन उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आकार के आधार पर यदि बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 भागों में बांटा गया। और लास्ट हमारा आता है, उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे काम का किस प्रकार है, उसके आधार पर हम कंप्यूटर को लेंगे। तो वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम, एक चार्ट दिखाई दे रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने 3 भागों में बांट रखा है। जो पिछले स्लाइड में हमने बात की थी उसी का एक दूसरा रूप यहाँ पे है कि बाय साइज, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। ये 3 मेन कैटेगरीज हैं और उनके अंदर सब कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये आएंगे टाइप में। माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर ये होते हैं साइज में। और जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस ये आते हैं हमारे पास बाय पर्पस में। यदि परीक्षा में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा चार्ट याद रखना चाहिए। यदि आप चार्ट लिखते हैं तो एक परीक्षक समझेगा कि बच्चे को अच्छा खासा आता है। तो इसलिए आपको इस चार्ट को अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि बाय टाइप में कौन कौन से होते हैं। यानी कि सबसे पहला हमारा जो आएगा उसको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कोई भी भौतिक वस्तुओं को मापने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक मापने वाले कुछ यंत्र दिखाई दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल में ऊपर थ्योरी में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि एक ऐसी मशीन जो आंकड़ों की एक भौतिक मात्रा, जैसे कोई दबाव है, यानी कोई अपन साइकिल में हवा भराने जाते हैं तो प्रेशर चेक करते हैं तो मीटर होता है। तो मीटर में पता लगता है कि ट्यूब में कितनी हवा गई या किसी भी गाड़ी में पहिए में कितनी हवा डालते हैं उस मालूम पड़ता है। ऐसा ही जब गर्मी की बात होती है तो टेम्परेचर नापा जाता है। इसी प्रकार से किसी चीज़ की लंबाई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम जिस यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो ऐसी चीज़ों को नापने का काम करते हैं या मापने का काम करते हैं। तो ये जिसमें आंकड़े लगातार परिवर्तित होते हैं। किसी व्यक्ति को बुखार आ गया तो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं थर्मामीटर। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आपका जो पहिया घूम रहा है उसकी स्पीड देखता है, स्पीडोमीटर या माइलोमीटर हम बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं जो ये काम करते हैं उसमें ग्राफ के रूप में, पैमाने के रूप में दिखा देते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जनरली इसमें जो है वो आंकड़े स्टोर नहीं करते लेकिन इसका काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा हम डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आप साइड में एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें हमारे कंप्यूटर के फोटो, स्मार्टफोन के फोटो, लैपटॉप दिखाई दे रहा होगा, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ये वही कंप्यूटर है जिसमें हम काम करते हैं। इस समय आप किसी न किसी डिवाइस पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर ही है। इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी जो मशीन होती है, बाइनरी कोड जो होता है
मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें डाटा को स्टोर करता है। यानी हम जो भी लिखेंगे वो मशीन 0 एंड 1 फॉर्मेट में लेगा, मशीन जो भी आंसर देगी वो भी 0 एंड 1 फॉर्मेट में आंसर देगी। लेकिन दोनों के बीच में एक कन्वर्टर रहता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास कंपाइलर होता है, जिसके द्वारा हमारी बात मशीन तक और मशीन की बात हम तक पहुंचती है। तो इन कंप्यूटरों को बारह विधि कहा जाता है कि ये कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर होते हैं, और जनरली इसका जितने भी हम ऑफिसेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं या किसी होटल है, उन सब में उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं। हमारे हाथ में तो एक स्मार्टफोन होता ही है, नीचे उदाहरण देखा आपने, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, डिजिटल घड़ी है, कैलकुलेटर है, ये आदि जितनी भी सब चीज़ें होती हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में ही आती है। परीक्षा की दृष्टि से आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ऐसी मशीन जो कि बाइनरी लैंग्वेज पर या जीरो एंड कोड पर आधारित हो, हमारे इनपुट भी उसी रूप में लेती है और हमारे आउटपुट भी उसी रूप में लेती है। हालांकि हाँ, हम यह बात कह सकते हैं कि हम तो हमारे अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हमने तो कभी बाइनरी कोड में लिखा ही नहीं है। सही बात है, हमने हमारी भाषा में लिखा, लेकिन दो व्यक्ति आपस में बातचीत कब कर सकते हैं? जब दोनों की लैंग्वेज सेम हो। मेरी भी हिंदी है, आपकी भी हिंदी है, यदि आपकी जापानी से और मेरी हिंदी है तो हम एक दूसरे की बातचीत नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे हमारी भाषा में, लेकिन बीच में हमारे पास एक ट्रांसलेटर होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी बात को वहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और वहाँ जो आएगा उसको हम तक कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार से दो के बीच में तीसरे व्यक्ति की यहाँ पे कहीं ना कहीं उपस्थिति मान्य होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में हम हमारी भाषा यानी कि अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हमारे पास एक कंपाइलर नाम का प्रोग्राम होता है, वो कंपाइल करता है, मशीन को उसकी भाषा में देता है, मशीन जो रिजल्ट देता है वो भी हमको मशीन भाषा में देता है, 0 1 फॉर्मेट में देता है, वही 0 1 फॉर्मेट को कन्वर्ट वापस वो कंपाइलर करता है हमारी भाषा में। इस प्रकार से ये डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। तो ये दूसरा था हमारे पास बेस्ड मैकेनिज्म में। पहला हमने पढ़ा एनालॉग, दूसरा पढ़ा हमने डिजिटल। अब हम बात करते हैं जो तीसरा है, ये कॉम्बो पैकेज है। कॉम्बो पैकेज का मतलब होता है इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का जो है कंबाइंड है। तो ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं को रखता हो, अर्थात ये भौतिक मात्राओं को माप भी सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज को माप सकते हैं और उसको अंकों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। एक उदाहरण आपने देखा होगा, साइड में आपको पिक्चर दिखाई भी दे रही होगी, उसमें लिखा हुआ है कि आपने कितने चीज ली और कितना रुपया हो रहा है। तो पेट्रोल पंप पे जब कोई इतनी पेट्रोल भराने जाता है तो पेट्रोल तो मापते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, और उसकी जो वैल्यू निकलती है कि 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, वो गणना होती है। तो ये जो पेट्रोल पंप पर लगा हुआ जो मशीन है वो हमारी हाइब्रिड मशीन के अनुसार मतलब उदाहरण है। तो ये मापता भी है और मूल्य की गणना भी करता है, तो दोनों कार्य करने में सक्षम है। तो इस प्रकार की जो मशीनें होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आप कभी कल्पना न करें कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर होके ही कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर किसी भी रूप में हो सकता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेट्रोल पंप की मशीन में फिट कर दी गई है तो वहां अपना काम कर रही है। अब हम लास्ट देखते हैं, हम अगला देखते हैं। जो बाई टाइप हमने देखे वो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड देखे। अब हम बात करते हैं बाई साइज पर। बाई साइज जो होता है वो 4 प्रकार के कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे छोटा होता है, मिनी उससे बड़ा, माइक्रो मेन फ्रेम उससे बड़ा और सुपर उससे बड़ा है। मतलब जिस क्रम में लिखे हुए हैं उस क्रम में वो आपको दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पे सुपर बड़ा है मेन फ्रेम से, मेन फ्रेम बड़ा है मिनी से, मिनी बड़ा है माइक्रो से। हम उल्टा भी बोल सकते हैं, माइक्रो छोटा है मिनी से, मिनी छोटा है मेन फ्रेम से, मेन फ्रेम छोटा है सुपर कंप्यूटर से। तो हम देखते हैं पहला माइक्रो क्या होता है। स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बेस्ड ऑन साइज पर 4 होते हैं। आपने अभी तक उतारा नहीं हो तो आप अपनी पेन कॉपी में उसको नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ये 1970 के दशक में आए हैं, सन 1970 के आसपास ये आए। ये कहा जाता है कि एक ब्रीफ केस में सामान्य एक टेबल पर जो हम कंप्यूटर रखते हैं उसी को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जनरली IBM नाम की एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नेम ऑफ अमेरिकन कंपनी। जिस कंपनी ने पहली बार एक जो है कंप्यूटर उतारे और माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में उतारे। पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था लगभग 650 स्क्वायर फीट, लगभग एक छोटे से घर के बराबर में वो कंप्यूटर आता था। लेकिन उसको छोटा करा, उसके इक्विपमेंट को छोटा करा, उसको 4x2 की जो टेबल होती है, ये हमारा ब्रीफ केस होता है,
उसमें ला के रखा। तो वो कंपनी जो होती है वो माइक्रो कंपनी, IBM कंपनी है जिसने माइक्रो कंप्यूटर बनाया है। तो सर 1970 में आए और ये इनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन एक सामान्य कार्य करने के लिए या व्यापार में जो भी हम काम करते हैं, दुकान के लिए जो भी काम करते हैं, उसमें सबसे अच्छा कंप्यूटर यही माना जाता है। इसको कहीं कहीं जगह पे मीड कंप्यूटर भी कहा जाता है। हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। आपको दिख रहा होगा नाम ही मिनी है, लेकिन मिनी का मतलब यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि उसकी कार्यक्षमता छोटी है। आकार छोटा हो सकता है उसका, लेकिन कार्यक्षमता में बहुत बड़ा है। तो माइक्रो कंप्यूटर से हम एक कदम आगे बढ़े हैं तो मिनी कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन साथ में इसकी खास बात यह है कि ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक साथ एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं और एक से अधिक काम भी कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर आकार में जरूर छोटा होता है, लेकिन इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां यातायात को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए, आपने देखा होगा कि जो रेडियो यातायात में वहाँ सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे भी रेड ग्रीन येलो जो लाइट्स होती हैं, उन लाइट्स को भी किसी कंप्यूटर या मशीन से ही ऑपरेट किया जाता है। तो वो जो मेंटेन किया जाता है, सरकारी जितने भी ऑफिस होते हैं, बैंक जितने भी होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं और एक सर्वर बना दिया जाता है, उन सब में जो है वो मिनी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो हम इसे बोल सकते हैं 3-4 पॉइंट इसके बारे में। मल्टी यूज़र है, एक माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है, मतलब कार्य करने में बड़ा है, आकार में छोटा है, और चौथा आता है कि ये कंप्यूटर बड़ा शक्तिशाली है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी मेमोरी, इसकी कार्य करने की जो स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा है। जिसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, आप चित्र में दिखाई दे रहा होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बड़े होते हैं, एक अब लग रहा है किसी कमरे में बड़ी दीवार के सहारे खड़ा करके रखा है। जी हाँ, सही बात है, ये कंप्यूटर जो है साइज में बड़े होते हैं और स्पीड में भी बड़े होते हैं, और इनका उपयोग बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे हमें एक दीवार या फर्श पर लटकाया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी दफ्तरों में जो विज्ञापन बनाने का काम होता है, या हम ऐसा बोलते हैं कि जो ग्राफिकल काम होते हैं जहाँ पे रेंडरिंग करने में बहुत समय लगता है और बहुत स्पीड की जरूरत पड़ती है, उन जगहों में इन कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये इस कंप्यूटर में जो हम बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग होता है, ऐसा कंप्यूटर में भी दिमाग किसको बोलते हैं, हम CPU को बोलते हैं। तो सामान्य जो कंप्यूटर होता है, जो आपने पीछे पढ़ा, माइक्रो पढ़ा, मिनी पढ़ा, उनमें क्या होता है, जो CPU होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ मोर देन वन, एक या दो या दो से अधिक जो है CPU होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा इसमें जो है CPU लगा जाता है, जिसमें कि हजारों लोग एक साथ बैठ के काम यदि करेंगे तो उनकी स्पीड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो लाखों लोग इस कंप्यूटर का बड़ी बड़ी कंपनियां उपयोग कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और आखिर वो सुपर कंप्यूटर आता है। स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर किसी व्यक्ति को खरीदने की बस की बात नहीं है, या उसके काम का भी नहीं है। सुपर कंप्यूटर किसी देश के पास या किसी बड़े व्यापारी के पास होना संभव है। सुपर कंप्यूटर द्वारा हम आज की तारीख में मौसम की जानकारी, भूकंप, सुनामी, इन सब की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं और हजारों कंप्यूटर से मिलाकर एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो आप देख रहे होंगे सुपर कंप्यूटर एक उच्च गति का कंप्यूटर होता है, जो कि सेकंड के 100वें हिस्से में कई मिलियन संख्याओं की कैलकुलेशन कर सकता था। बहुत पहले की बात यदि कहूँ तो पूरी दुनिया में 5-10 देश ही ऐसे थे जिनके पास ये सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, और बाकी देश सुपर कंप्यूटर खरीदते थे। भारत भी उसी में से एक था जो सुपर कंप्यूटर अमेरिका से खरीदता था। लेकिन समय के साथ भारत के हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता प्राप्त करी और उन्होंने एक अच्छा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था परम 8000, परम 8000, बाद में परम 10,000 भी बनाया, जो कि अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा था। इस प्रकार के जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो हमारे अंतरिक्ष में ऊपर जो छोड़े गए सैटेलाइट है, वो वहाँ की तापक्रम, जमीन पर होने वाली घटनाएं, समुद्र में होने वाली लहरों की जो स्थिति होती है, उनका आकलन करके वहाँ से लाखों अरबों खरबों बोल सकता हूँ मैं की संख्या नीचे जमीन पर भेजते हैं, और उनकी कैलकुलेशन यदि सामान्य कंप्यूटर करेगा तो 24 घंटे लगा देगा। जब तक तो हम मौसम की जानकारी बोलेंगे कि पानी गिरने वाला है, तब तक तो गिर चुका होगा। तो सुपर कंप्यूटर वो स्पीड से कैलकुलेशन करता है, इसलिए समय के पूर्व हमको चेतावनी मिल जाती है कि भूकंप, सुनामी या कोई मौसम की जानकारी, ये हमें पहले ही पता लग जाता है। ये सारा काम किसका होता है, सुपर कंप्यूटर का होता है। तो स्टूडेंट, हमने क्या समझा, हमने कंप्यूटर के प्रकार है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। बाय टाइप में हमने तीनों देखे हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड देख चुके हैं हम। और साइज जो होता है वो माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और
सुपर होता है। अब लास्ट हमारा बात आती है जिसको बोलते हैं बाय पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर यदि हमें कंप्यूटर खरीदना है तो हम कौन सा लेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर दो होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस पे और एक होता है स्पेशल पर्पस पे। जनरल पर्पस पे, जनरल पर्पस पे यदि बात करें तो जनरल इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग हम डेली कामकाज करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य रूप से आपके घर में यदि कोई कंप्यूटर होगा, किसी कोचिंग सेंटर पे आप पढ़ने जाते होंगे तो वहाँ कंप्यूटर होगा, या किसी दुकान पे गए तो वहाँ भी कंप्यूटर होगा, जिसमें डाटा एंट्री का काम, टाइपिंग का काम, या किसी दुकान पे जब जाते हो आप कोई काम कराने के लिए तो वो भी किसी कंप्यूटर में काम करता है। तो यदि पीएचडी का कोई आपको थीसिस लिखना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना हो, या फिर हमको डाटा एंट्री काम करना हो, घर के कोई कैलकुलेशन करना हो, या किसी प्रकार के प्रिंट निकालना हो, या फिर हमको किसी प्रकार का जो है वो शादी के लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना हो, इस प्रकार के तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सारे कंप्यूटर में जो काम होते हैं, और वो जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस का कंप्यूटर। तो ये हो गई। हम नेक्स्ट बात और लास्ट बात कर बोलते हैं स्पेशल पर्पस। ये बड़े काम के लिए होते हैं, ये सामान्य काम के लिए जनरली इसका उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो सिर्फ किसी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ही किया जाता है। सामान्य काम करने के लिए हमारे पास जनरल पर्पस का कंप्यूटर था ही, लेकिन यदि कोई बड़े काम करना हो, जैसे कि कृषि के बारे में कोई जानकारी निकालनी हो, कोई विज्ञान संबंधी जानकारी निकालना हो, मौसम विज्ञान संबंधी कोई काम करना हो, आंतरिक संबंधी कोई काम करना हो, आंतरिक यान संबंधी कोई काम होता हो, चिकित्सा विभाग जितने जो रोबोटिक मेंटेन करते हैं वहाँ पे कोई काम हो, इंजीनियरिंग में कोई काम हो, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उन मॉल्स में एक साथ कई जगह कंप्यूटर लगे रहते हैं वहाँ पे उपयोग हो, ये सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो सामान्य काम से कुछ बड़े काम करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम एक स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर। यह एक उदाहरण दे रखा है कि जैसे भी किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक सुपरवाइजर या मैनेजर होता है, उसी प्रकार जो सारे काम देखने के लिए भी हमारे पास कोई एक स्पेशल कंप्यूटर होना चाहिए जो बाकी कामों को मेंटेन करें। तो इस प्रकार के जो मैनेजमेंट का संबंधी काम है, फाइनेंशियल संबंधी काम है, या लेन देन संबंधी काम है, वो बड़े बड़े मॉल्स में उपयोग करते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और हम कुछ भी थ्योरी लिखाते हैं और हमको नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप जरूर देखें इस बात को।